हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है आज का हमारे नए चैप्टर में, जो कि आज का चैप्टर रहने वाला है क्लास 10th की साइंस, जो कि फिजिक्स से स्टार्ट हो रही है। इसका अध्याय है 10 नंबर, जो कि अध्याय 10 में पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन व प्रकाश का अपवर्तन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि यूपी बोर्ड साइंस का एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। जो हमारी सीरीज चल रही थी बायोलॉजी की, वो हम वहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो बच्चों के पेपर हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं कुछ महीनों में। तो इसीलिए जो क्लास 10th की साइंस है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज का जो पहला चैप्टर रहने वाला है फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम देखेंगे लाइट, प्रकाश क्या होता है। तो लाइट की डेफिनेशन भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसलिए हम लाइट की परिभाषा देखते हैं पहले। जब कोई वस्तु अंधेरे कमरे में रखी जाती है, जैसे मान लीजिए हमने गिलास गिलास को एक अंधेरे कमरे में रख दिया, तो उसे हम देखने के लिए एक टॉर्च, जैसे ये टॉर्च है, या एक बल्ब का यूज करते हैं। एक टॉर्च या फिर एक बल्ब का प्रयोग करते हैं। इससे हमें प्रकाश, जो प्रकाश आता है टॉर्च से या फिर बल्ब से, जो कि वस्तु पर पड़ता है और उस पर टकरा करके हमारी आंखों में पड़ता है, तो हमें क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। यही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो एक और बार पढ़ते हैं हमसे। जब कोई वस्तु अंधेरे कमरे में रखी है, उसे हम देखने के लिए एक टॉर्च या बल्ब जलाते हैं, तब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए आप, ये है कोई गिलास, ये है टॉर्च टॉर्च और ये है हमारी आंख। तो हमने टॉर्च से प्रकाश जलाया और ये प्रकाश इस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों पर गया। तो ये कहाँ पर जा रहा है, हमारी आंखों पर जा रहा है और हमें क्या, ये वाला गिलास दिखाई देने लगता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रक्रिया प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश से संबंधित एक लाइन और याद रखें, प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। जैसे मान लीजिए ये है टॉर्च, तो ये है प्रकाश की किरण जो कि चल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइट रे कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो जिससे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आपको याद रखना है। प्रकाश, लाइट की डेफिनेशन क्या है, जो परीक्षा में पूछी जाए तो आपको इतना लिखना है प्रकाश की डेफिनेशन। ओके, आगे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिससे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बेसिक पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक हमने शीशा लिया, तो शीशे की दूसरी, जैसे मान लीजिए एक ये है शीशा, ये है शीशा। तो हमने इस पर एक तरफ से कर दी पॉलिश और ऊपर है बहुत ही ज़्यादा चिकना। तो हमने इस पर एक प्रकाश की किरण डाली टॉर्च से, तो प्रकाश की किरण इस पर टकरा करके दूसरी साइड पर निकल जाएगी। तो जो आती है प्रकाश की किरण, उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा करके वापस जाती है इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो इसी प्रकार हमने एक मिरर का टुकड़ा लिया, मिरर मिरर का टुकड़ा लिया और उस पर एक प्रकाश की किरण डाली, जो कि परावर्तित होकर के दूसरी साइड पर निकल गई। तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच में हमने एक अवलंब डाल दिया, जो कि आपतित किरण व परावर्तित किरण को दो भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है। तो एक भाग को हमने कोण आई दे दिया और एक भाग को कोण आ दे दिया नाम, और बीच वाले बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन क्या होगी। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराती है, तो वह टकराकर परावर्तित हो जाती है, तो वह टकराकर दूसरी साइड पर परावर्तित हो जाती है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये पूरी डेफिनेशन क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये वाला चित्र भी बनाना है, ये डेफिनेशन भी लिखनी है। और इसके कुछ रूल भी होते हैं, दो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। जैसे कि जो कोण आई है, कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है, कोण आई होता है, कोण आर के बराबर होता है। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या होगा, आपतित किरण जो कि प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तित किरण जो कि प्रकाश किरण लौट के टकरा के जा रही है, वह अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब एक ही बिंदु पर पड़ते हैं तीनों, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया दूसरा नियम। तो चलिए देख लेते हैं। कोण आई बराबर होता है कोण आर के, वह दूसरा नियम होगा हमारा। आपतित किरण व परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किसमें होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये होगी प्रकाश का परावर्तन की फुल डेफिनेशन। तो इसमें जो भी एग्जामिनर होगा, चेक करने वाला कॉपी, तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल। तो एक एक नंबर में पूछ भी सकता है एग्जाम्पल। जैसे दे देगा आपको, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ऑप्शन में देगा प्रकाश के परावर्तन कारण, प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के विवर्तन कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं एग्जाम कौन कौन से हो जाएंगे।
पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आसमान का नीला दिखाई देना, प्रकाश के परावर्तन के कारण नीला दिखाई देता है आसमान का नीला रंग। अगला है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। जब आपने देखा होगा सुबह और शाम को सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला हो जाएगा हीरे का चमकना। जैसे कोई हीरा होता है वह क्यों चमकता है, तो इसीलिए चमकता है प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है। अगला हो जाएगा टूटे कांच का चमकना। जैसे मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है वह टूट जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है, जो सिंपल कांच होता है उससे ज्यादा चमकता है। अगला हो जाएगा पानी में पड़ी हुई टूटी ट्यूब का चमकीला दिखाई देना। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें कोई भी मान लीजिए आपने कांच की छड़ रख दी जो कि बीच में से टूटी हुई है, तो वो आपको ज्यादा चमकीली दिखाई देगी पानी में, और बाहर निकालने पर भी दिखाई देगी लेकिन उतनी नहीं दिखाई देगी, लेकिन टूटी हुई ज्यादा चमकीली दिखाई देगी। जो सिंपल जैसे मान लीजिए ये सही है तो ये डालोगे आप, ये सीधी मतलब चमकीली नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब यहाँ से आप तोड़ के डालोगे तो ये ज्यादा चमकीली दिखाई देगी। किस कारण दिखाई देगी, प्रकाश के परावर्तन कारण। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है आपको ये आज का टॉपिक था हमारा प्रकाश का परावर्तन, तो ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें पहले। हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक में, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, लेकिन इससे जो कल वीडियो हो चुकी है प्रकाश का परावर्तन, तो जिस बच्चे ने जो भी क्लास 10 में पढ़ता हो वह क्लास नहीं देखी हो तो देख ली जा करें, क्योंकि जो हमने सीरीज स्टार्ट किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो इसमें 100 में से 100 नंबर लाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि आप क्लास देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। जब कोई प्रकाशीय किरण एक कांच की प्लेट से टकराती है तो वह टकरा करके क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, उसी मार्ग में अपवर्तित हो जाती है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाशीय किरण एक कांच की प्लेट से टकराती है, कांच की प्लेट एक्स एवं वाई कांच की प्लेट है, तो एक प्रकाशीय किरण है जो कि ये आपको टॉर्च दिखाई दे रही होगी, बैटरी बोलते हैं जिससे हम टॉर्च, तो टॉर्च से जो प्रकाशीय किरण निकल रही है जो कि कांच की प्लेट एक्स वाई पर पड़ती है, जो कि केंद्र ओ पर पड़ती है, और उसी मार्ग में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, तो ये होगी अपवर्तित। तो यही क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था जब कोई प्रकाशीय किरण किसी कांच की प्लेट पर पड़ती है या किसी दर्पण पर पड़ती है जो कि एक साइड से रंगा हुआ था, किसी कलर से रंगा हुआ था, तो इसीलिए वह किसी कांच की प्लेट पर टकरा करके क्या हो रही थी, परावर्तित हो रही थी, मतलब उसी मार्ग में लौट रही थी। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण है जो कि किसी कांच की प्लेट पर टकराती है तो वह उसी मार्ग में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, उसी मार्ग में अपवर्तित हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये है माध्यम 1, ये है माध्यम 2, ये आप इमेज भी बनाना है आपको, तो इसीलिए आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, इमेज के साथ लिखेंगे आप डेफिनेशन। तब इसके नियम क्या क्या हो जाएंगे, तो इसका ये वाला इम्पोर्टेंट नियम है, पहला इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपतन कोण की ज्या साइन व अपवर्तन कोण की ज्या साइन का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। जो कोण आई का और कोण आर का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो रूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन। तो इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर में भी पूछ लेता है कभी कभी स्नेल का नियम कौन सा है, तो साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन। जो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, प्रकाश की जो किरण है इसे हम क्या बोलते हैं, जो आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, जो जाती है उसे बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित। लेकिन कल की क्लास में इसे हम क्या बोल रहे थे, परावर्तित किरण। लेकिन आज की जो हमारा टॉपिक है अपवर्तन, तो इसमें अपवर्तन से संबंधित क्या है, अपवर्तित, तो अपवर्तित किरण बोलेंगे, और कल वाली क्लास में परावर्तित किरण बोली थी हमने। तो जो आती है उसे आपतित किरण, जो जाती है उसे अपवर्तित किरण। तो जो आपतित किरण व अपवर्तित किरण व अविलंब, अविलंब क्या होता है, जो हम अपने द्वारा खींच लेते हैं, जैसे ये है अविलंब, ये वाला। तो आपतित किरण व अपवर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड रूल। ये क्या हो गया, हमारा सेकंड रूल हो गया। तो ये दो ही रूल हैं जो कि आपको याद रखना है। पहला रूल क्या था, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन, जो कि साइन आई का जो मान होगा वही क्या होगा, साइन आर का मान होगा। और जो क्या बोलते हैं, आपतित किरण व अपवर्तित किरण व
अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था आपतित कर्ण व परावर्तित कर्ण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कल हमने ये पढ़ा था। और जो कोण आई का मान है कोण आर के बराबर होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए पानी में किसी वस्तु का मुड़ा दिखाई देना। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, उसमें पानी है, कांच का गिलास ले लीजिए जैसे आप घर पर, उसमें पानी भर लीजिए और उसमें कोई भी वस्तु डालिए। जैसे मान लीजिए ये भी वस्तु डालिए आप उसमें, तो ये टेढ़ी हुई दिखाई देगी आपको। तो ये किसके कारण दिखाई देगी? प्रकाश के अपवर्तन कारण दिखाई देगी। अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पानी में गिरी वस्तु का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना। जैसे मान लीजिए कोई भी गिलास है, उसमें आप सिक्का डाल लें, तो जो उसकी वास्तविक गहराई होगी उससे कुछ ऊपर उठा हुआ आपको महसूस होगा। तो क्यों महसूस होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण महसूस होगा। तो मुझे लगता है आपको प्रकाश का अपवर्तन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक में, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है हाई स्कूल की साइंस में। जो टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को किन किन भागों में बांटा गया है, गोलीय दर्पण क्या होता है व अगोलीय दर्पण में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। जिसने भी इससे जो पहले वाली क्लास है जो कि कल हो चुकी है और परसों में 2 क्लास हो चुकी हैं, तो वो आप अवश्य देखें, जिसने भी नहीं देखी हो। जिसने देख लिया उसको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक गोलीय दर्पण, इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलाकार में पाया जाता है। ये क्या कहलाता है? हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। इट इज डिवाइडेड 2 टाइप्स, ये 2 भागों में बांटा जाता है। जो गोलीय दर्पण होता है ये 2 भागों में बांटा जाता है। पहला इसका भाग हो जाएगा अवतल दर्पण और दूसरा टाइप हो जाएगा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। जो अवतल दर्पण है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपसे परीक्षा में हिंदी में नाम न देकर के कॉनकेव व कॉन्वेक्स भी दे सकता है, तो आप कैसे याद रखेंगे कॉनकेव व कॉन्वेक्स? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। अवतल में और उत्तल में, अवतल में अक्षर ज्यादा है। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 अक्षर हैं। इसी प्रकार उत्तल में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 और आधा है त। तो उत्तल में थोड़े से कम अक्षर हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो इसी प्रकार आप, इसका जो ट्रिक है हमारी, जिसमें अक्षर ज्यादा होंगे इंग्लिश की मीनिंग में, वो अवतल में होगा। क्योंकि अवतल में भी क्या होते हैं? अक्षर ज्यादा होते हैं। उत्तल में कम होते हैं, उत्तल में कॉन्वेक्स में भी क्या होंगे? अक्षर कम होंगे। इस प्रकार कॉनकेव हो जाएगा अवतल के लिए, कॉन्वेक्स हो जाएगा उत्तल के लिए। तो इसे हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, सॉरी अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। तो इसे हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं अवतल दर्पण को, क्योंकि ये क्या करता है? जो हमारा प्रकाश की किरणें होती हैं क्या करता है? इसे फैलाता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अभिसारी में से होता है अपसारित करना, मतलब फैलाना। तो अपसारी दर्पण किसे बोलते हैं? अवतल दर्पण को कहते हैं। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम होता है अपसारी। अब का मतलब होता है जो प्रकाश की किरणें होती हैं उन्हें आपस में मिलाना, आपस में इकट्ठा करना। तो इसीलिए उत्तल दर्पण को हम बोलते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब आपस में इकट्ठा करना। तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। आगे देखते हैं अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। तो मुझे लगता है आपने गोलीय दर्पण समझ चुके होंगे। तो अब देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है। तो ये है हमारा अवतल दर्पण। तो ये अंदर की ओर दबा हुआ होता है। कैसे आप याद रखेंगे? जो अवतल दर्पण होता है ये कैसा होता है? अंदर की ओर दबा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ऐसे होता है, ऐसे, ये क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। उत्तल कैसा होता है? उत्तल होता है ऐसा। उत्तल कैसा होता है? ऐसा होता है। अब देखिए आपको शायद दिखाई दे रहा होगा सही तरह से। ये हो गया अवतल, उत्तल होता है ऐसा। जैसे आपने बोर्ड पर भी देख चुके होंगे। यहाँ पर ये जो अंदर की साइड पर दबा हुआ है ये क्या है? अवतल दर्पण है। और जो बाहर की साइड जो उभरा हुआ है ये क्या है? उत्तल दर्पण है। तो ये किरणों को क्या करेगा? आपस में जोड़ेगा, और ये किरणों को क्या करेगा? आपस में फैलाएगा। तो यही अंतर होता है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। इसीलिए हम उत्तल को क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं, और अवतल को बोलते हैं अभिसारी। मुझे लगता है आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखते हैं प्रयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला।
इनके प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस किस चीज़ में होता है, चलिए देखते हैं। जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसका यूज होता है टॉर्च में। टॉर्च में यूज क्यों होता है, जो प्रकाश होता है उसे फैलाने के लिए टॉर्च में यूज होता है। सर्च लाइट में होता है और हेडलाइट में होता है। जो वाहनों की हेडलाइट होती हैं, आगे वाली जो प्रकाश की जो लाइटें होती हैं उनमें होता है। बस सेविंग मिरर में होता है। और दंत परीक्षण के जो दर्पण होते हैं उनमें होता है, क्योंकि दांतों को बड़ा करने के लिए। और सौर भट्टी में होता है। सौर भट्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सौर भट्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बार। सौर भट्टी में किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। पंच दर्पण में जो वाहनों के साइड पर मिरर लगे होते हैं, आपने देखे होंगे, जो पीछे देखने के लिए होते हैं, उनमें किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है। धूप के चश्मे में यूज होता है, जो धूप में कार्य करते हैं चश्मे, उनमें किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है। दूरबीन में होता है, व कैमरे में होता है, और हमारी आंखों में होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों, आंख, कैमरा, दूरबीन। बहुत बार पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण में किन किन, उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ यूज होता है। कैमरे में होता है, हमारी आंखों में होता है, दूरबीन में होता है, और पीछे देखने वाले शीशों में होता है, और धूप के चश्मों में होता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का यूज। और अवतल दर्पण का टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, सेविंग मिरर, दंत परीक्षण और सौर भट्टियों में। अब देखते हैं, हमने ये पढ़ा गोलीय दर्पण। अब देखते हैं अगोली दर्पण में कौन कौन से दर्पण आते हैं। तो अगोली दर्पण, अगोली दर्पण में जिसे बोलते हैं नॉन स्फेरिकल मिरर, नॉन स्फेरिकल मिरर। और गोली दर्पण को क्या बोल रहे थे, स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण। तो नॉन स्फेरिकल मिरर में एक ही दर्पण आपको याद रखना है, परवलय मिरर, परवलयाकार मिरर। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक में, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इस वीडियो में आपको जो भी फोकस थ्योरी हो गई, मुख्य हो गया, वक्ता केंद्र हो गया, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी कि क्या क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में आपकी सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो मैं आपको आज देने वाला हूँ, और इससे पहले जो भी वीडियो हो चुकी है वो आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन होगी वक्रता केंद्र। व्हाट इज वक्रता केंद्र, क्या होता है वक्रता केंद्र। जैसे मान लीजिए जो भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सर्कल पढ़ा होगा, वृत्त पढ़ा होगा, तो जो उसका केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आपको सर्कल के स्थान पर, आपको वृत्त के स्थान पर आपको क्या लेना है, गोली दर्पण लेना है, स्फेरिकल मिरर लेना है ओनली। क्या लेना है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण में क्या कहलाएगा, जो केंद्र होगा उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र गोली दर्पण में। लेकिन वृत्त में क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं वृत्त में केंद्र। लेकिन गोली दर्पण में आप क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, ये खोखले गोले का एक केंद्र होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी समझने में। आगे देखते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये सर्कल होता है, इसकी जो रेडियस होती है, जो इसकी त्रिज्या होती है, यही क्या कहलाती है, हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए यह है इसकी परिधि, चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है, यह है इसकी परिधि। तो इसकी परिधि से लेकर के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं आर मैथ में। लेकिन जो हमारी साइंस के हिसाब से हम इसे क्या बोलेंगे, गोली दर्पण में क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता रेडियस, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देखेंगे आप, ध्रुव पी से केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए हम इसे मान लेंगे P, तो ये होगी C। तो P से लेकर के C तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो मुझे लगता है आपको ये भी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखते हैं, ध्रुव। तो ये है कोई सर्कल, ये अच्छा नहीं बना, दोबारा से बनाएंगे उनसे। यह है कोई सर्कल, तो हमने इसका कोई छोटा सा हिस्सा काट लिया, जैसे कि इतना हिस्सा काट लिया, तो ये बन गया हमारा एक अवतल दर्पण। क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण।
तो जो इसका मिड पॉइंट होगा यही क्या कहलाता है, हमारा पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल मतलब ध्रुव कहलाता है। तो जो हमारा अवतल दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, जैसे किरणें यहीं से परावर्तित तो होगी, जैसे इधर की साइड या अंदर की साइड, तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, मतलब कि ध्रुव कहलाता है। तो मुझे लगता है आपको ध्रुव समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट बोलते हैं मध्य बिंदु को। तो मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव पी कहते हैं, जिससे हम पोल भी कहते हैं, POLE। आगे देखते हैं मुख्य फोकस। आगे देखते हैं मुख्य फोकस। ये आप इमेज बनाते चलना साथ साथ, अपने जो नोट्स होंगे उसमें। आगे देखते हैं मुख्य फोकस। जैसे हमने ये कोई सर्कल बनाया था, ये था हमारा केंद्र, ये थी हमारी पोल जिसे हम ध्रुव कह रहे थे। ये हमने इतना हिस्सा काट लिया था, इतना हिस्सा। तो जो प्रकाशीय किरणें आती हैं यहाँ से, मान लीजिए जो भी प्रकाशीय किरणें आती हैं और जो टकरा करके जैसे लौटती हैं, ये जिस स्थान पर काटती हैं, यही क्या कहलाता है? हमारा फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ये किरणें आई ये वाली इधर की साइड, तो ये टकरा करके यहाँ पर इन्होंने काटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो फोकस व पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। ये वाली क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। पी व एफ के बीच, ध्रुव व फोकस दूरी के बीच क्या, फोकस के बीच क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। तो फोकस से लेकर के ध्रुव पी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो मुझे लगता है आपको फोकस दूरी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आगे देखते हैं मुख्य फोकस हो गया। फोकस जहां प्रकाशीय किरणें मिलती हैं उसे हम फोकस बोलते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। ये आगे द्वारक, अगला है द्वारक हमारा। जैसे मान लीजिए हमने कोई सर्कल का एक हिस्सा काट लिया था, जैसे हमने इतना हिस्सा काट लिया था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यही क्या कहलाती है? हमारी द्वारक कहलाती है। ये वाली क्या कहलाती है? ये वाली द्वारक कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वृत्ताकार चाप को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है वृत्ताकार, जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी सही करके बनाता हूँ। ये है कोई अवतल दर्पण, तो इसका जो ये हो गया वृत्ताकार, जैसे ये हो गया, ये यही क्या कहलाता है? हमारा ये कहलाता है दर्पण का द्वारक। जो स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है, क्या कहलाता है? ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। आगे देखते हैं मुख्य अक्ष। जो ध्रुव होता है वह वक्रता केंद्र होता है। जो वक्रता केंद्र होता है, जो वृत्त का केंद्र होता है, उस तक की दूरी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। पी से लेकर के सी तक की दूरी, जैसे मान लीजिए ये है हमारा कोई सर्कल, ये है कोई सर्कल, तो यहाँ से लेकर के इसे हमने पी मान लिया और इसे मान लिया सी। बीच की दूरी थी रेडियस, मतलब वक्रता त्रिज्या, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, इससे बोलते हैं ध्रुव। और यहाँ पर था हमारा फोकस, जैसे कि यहाँ से काट रही थी किरण, तो ये हो गया हमारा फोकस। तो सी से लेकर के पी तक की दूरी क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके बीच की दूरी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुझे लगता है आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। या तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक में, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। सीधे बनते हैं या उल्टा बनता है, छोटा बनता है या फिर बड़ा बनता है, और किस स्थान पर बनता है, जो कि आज की क्लास में ज़्यादातर बच्चों को डाउट रहता है। लेकिन ये वाली क्लास देखने के बाद जो भी क्लास 10th का बच्चा होगा उसको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ऐसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ऐसी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यदि आपको ये वाली क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण, इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे हम अवतल दर्पण, उसके बाद देखेंगे उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई गिलास या कोई बुक, मान लीजिए ये है कोई गिलास, तो इस वस्तु को, यह कोई वस्तु है तो इसे हम एक नंबर पर रख देते हैं। जैसे कोई वस्तु एक नंबर पर, इसे हम बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अनंत। तो हमने कोई गिलास रख दिया एक नंबर पर, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पर बनेगा? इस एक नंबर पर बनेगा, मतलब कि फोकस पर बनेगा। एक नंबर पर रखेंगे तो एक नंबर पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर रखेंगे कोई वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अनंत व केंद्र के बीच में जो वक्रता केंद्र होता है उसके बीच में हमने कोई गिलास जैसे यहाँ से यहाँ पर बढ़ा दिया,
तो प्रतिबिंब भी एक स्थान पर इधर बढ़ाएगा, जैसे फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर बनेगा 2 नंबर पर। इसी प्रकार हमने कोई वस्तु रखती 3 नंबर पर, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा 3 नंबर पर, मतलब कि वक्रता केंद्र पर बनेगा। यदि हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वह कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आगे देखते हैं, जैसे हमने कोई वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में कोई वस्तु रख दी, एक स्थान इधर बढ़ा दी, तो जो इमेज होगा वह भी वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में एक स्थान इधर बढ़ जाएगा, मतलब कि 4 नंबर पर रख जाएगा। वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में इमेज बनेगा। जैसे हमने कोई वस्तु रख दी 5 नंबर पर, मतलब कि फोकस पर, जैसे हमने कोई वस्तु कहाँ पर रख दी, फोकस पर रख दी, तो इसका जो इमेज होगा एक स्थान और आगे बढ़कर के कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। मतलब कि अनंत पर बनेगा फोकस का इमेज। फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ऐसे ही जो 1 नंबर पर वस्तु रखी जाएगी तो फोकस पर बनेगा, अनंत पर रखी जाएगी कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत से एक स्थान इधर बढ़ाएंगे तो जो इमेज होगा वह भी एक स्थान इधर बढ़ेगा, मतलब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बनेगा। अब एक स्थान और आगे बढ़ाएंगे, उस वस्तु को सी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो 3 नंबर कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बढ़ा दी हमने एक स्थान आगे, तो इमेज भी एक स्थान आगे बढ़ जाएगा, केंद्र व अनंत के बीच में बढ़ जाएगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत व केंद्र के बीच में इमेज बनेगा। जैसे हमने कोई वस्तु एक और स्थान आगे बढ़ा दी, जैसे केंद्र और फोकस के बीच में, तो 4 नंबर पर बनेगा, यहाँ पर हमने देख लिया। जैसे हमने एक और स्थान और आगे बढ़ा दी, कोई वस्तु रख दिया हमने फोकस पर, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, एक स्थान आगे अनंत पर बनेगा। तो ये आप याद रखें, ये इमेज ओनली। तो आपको प्रत्येक इमेज की जो वस्तु होती है उसका इमेज की स्थिति याद रहेगी, कहाँ कहाँ पर बनेगा। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब कोई वस्तु फोकस व ध्रुव पी के बीच में रखी जाती है, तो यही आपको याद रखना है, केवल यही आपको याद रखना है। तो जो इसका इमेज होगा वह दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु होती है उससे क्या होता है, बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये क्या है, उल्टे हैं सारे, जैसे ऊपर रख रहे थे वस्तु कैसे नीचे बन रहे हैं, लेकिन इसके इमेज क्या है, उल्टे हैं सारे। लेकिन ये वस्तु भी ऊपर रख रहे हैं, इसका इमेज भी ऊपर ही बनना है, तो मतलब कि सीधा बनना है। तो दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, आभासी। आभासी को ही बोलते हैं हम काल्पनिक। तो चलिए आगे देखते हैं, जो फोकस व और एक स्थान आगे, ये दोनों बनेंगे छोटे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर इमेज बनेगा, ये बनेगा बराबर, और 2 आगे ये बनेंगे बड़े। 2 1 2 2 1 2 आप याद रखेंगे, 2 1 2, छोटा बराबर बड़ा, छोटा बराबर बड़ा, 2 छोटा 1 बराबर 2 बड़ा, 2 छोटा 1 बराबर 2 बड़ा। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और कैसे बनेंगे, इधर बनेंगे वास्तविक व उल्टे, उधर क्या बनेंगे, आभासी या काल्पनिक व सीधा और बड़ा। इधर बड़ा बनेगा ये और सीधा बनेगा, इधर बनने तो उल्टे, इधर बनेगा सीधा, और इधर बनने थे वास्तविक, इधर बनेंगे आभासी। वास्तविक आभासी। आभासी का मतलब होता है, ये आप महसूस नहीं कर पाएंगे, इसे आप केवल देख ही सकते हैं। आभासी ये वास्तविक होता है, इसे आप छू भी सकते हैं, ये है वास्तविक, मतलब इसे आप महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण में किस प्रकार से इमेज बनेंगे, जैसे ये है उत्तल दर्पण। तो जब कोई वस्तु, इसमें केवल 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहले तो काल्पनिक बनता है, जितने भी इमेज बनेंगे सारे कैसे बनेंगे, काल्पनिक बनेंगे, सीधे बनेंगे, बस कैसे बनेंगे, वस्तु से छोटे बनेंगे। काल्पनिक बनेंगे, सीधे बनेंगे, बस वस्तु से छोटे बनेंगे। तो है ना मस्त, काल्पनिक बनेंगे, सीधे बनेंगे, बस वस्तु से छोटे बनेंगे। आभासी बोलते हैं काल्पनिक को। फिर आपको आभासी किसे बोलते हैं या काल्पनिक किसे बोलते हैं, तो काल्पनिक व आभासी एक ही चीज है। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु हमने अनंत पर रखी तो जो इसका इमेज बनेगा फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु अनंत व फोकस या ध्रुव के बीच में रख दी, कहीं पर भी रख दी, मान लीजिए यहाँ पर रख दी, यहाँ पर रख दी, यहाँ पर रख दी, कहीं पर भी रख दी, कहीं पर भी, ध्रुव व अनंत के बीच में हमने कोई वस्तु कहीं पर भी रख दी, तो इसका जो इमेज होगा ध्रुव व फोकस के बीच में दर्पण के पीछे की साइड बनेगा। कहाँ पर बनेगा, ध्रुव व फोकस के बीच में, दर्पण के बीच, इस फोकस और ध्रुव पी के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो आपको ओनली ये वाली लाइन याद रखनी, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। मुझे लगता है आपको ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, आई ना। ऐसे ही, तो ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मुझे लगता है आपको आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया होगा। आपको ऐसी ट्रिक आज तक किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाई होगी, कोई भी स्कूल सही या फिर कोई भी संस्थान सही। तो मैंने आपको पढ़ाया ऐसी ट्रिक जो कि आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। तो इस ट्रिक के लिए इस वीडियो के नीचे एक लाइक अवश्य करें। एक कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ओनली ये बताएं, अच्छी लगी तो गुड, अच्छी नहीं लगी तो नो गुड। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी पहले चैप्टर में बचे हुए टॉपिक में, जैसे मान लीजिए गोली दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी, जैसे उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी फोकस दूरी प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं। ऐसे ही जो भी और भी दूरियां होती हैं, पॉजिटिव में लेते हैं या नेगेटिव में लेते हैं। और समतल दर्पण रह गया, तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।